हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम शुरू करेंगे सेकेंड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए थे। लेक्चर नंबर 3 भी मैंने पढ़ा लिया था, अपलोड हो जाना चाहिए था इसे आज, लेकिन किसी वजह से, किसी रीज़न के कारण से ये वीडियो जो ही यूट्यूब से डिलीट हो गई। तो मुझे ये वीडियो अब दोबारा से अपलोड करना होगा। तो अब मैं यहाँ पे जो है कि मैं समझा दूंगा, क्योंकि लिख मैंने पहले से रखा है। तो जो मैंने बताया उस वीडियो में उसी के रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। इस लेक्चर के बीच में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और आप पॉज करके आप उन क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तथा इनके अलावा, कॉन्सेप्ट के अलावा, आप एक बार जाके अपनी बुक से भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आई होप जितना भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उससे जो आपके अधिकतर जो क्वेश्चन होंगे वो बन जाएंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होता है ऐसा कि जो नहीं बन पा रहा है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चैनल का लिंक दे रखा है उसमें सेंड कर सकते हैं। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, और अगर हो सके तो मैं वहीं पे जाके उसका डाउट को क्लियर करने का भी प्रयास करूँगा। तो आज हम पढ़ेंगे सिक्वेंट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3। तो इस समय जो पहला चीज़ था, जीपी के बारे में हमने लगभग पूरा डिटेल में जानकारी ले ली थी। उसके कुछ कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे रह चुके हैं। जो ज्योमेट्रिक मीन बचा हुआ था वो रह गया था। तो जीपी के जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एम के बारे में पढ़ा था, वैसे ज्योमेट्रिक मीन जो जीपी होती है उसमें हम जीएम के बारे में पढ़ेंगे। उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन अगर ज्योमेट्रिक मीन को किसी सीरीज़ के अंदर हम पुट करते हैं तो तब जो सीरीज़ बनती है वो कैसी सीरीज़ होती है, उसका nवां टर्म क्या होता है, आर क्या होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, ये हमारा जीएम ज्योमेट्रिक मीन। अगर ए और बी दो ऐसे नंबर हैं जिसके बीच में हमने G1 G2 G3 G4 और Gn मतलब n जीएम डाल रखे हैं, तो उससे जो बनती है हमारी सीरीज़ वो भी हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बनती है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही की वो सीरीज़ बनती है। और उस सीरीज़ का जो nवां टर्म होता है वो हमारी सीरीज़ का nवें वाले टर्म से भी हम निकाल सकते हैं। सॉरी, थोड़ा कैमरा को हैंडल करने दो। ओके। तो अगर हम यहाँ पे, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन में एन वाला टर्म निकाला था कि nवां जीएन कैसे निकालेगा, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर जो T1 है वो हमारा AR होता है, सॉरी G1 की बात कर रहा हूँ मैं, तो टर्म 1 है GM के बारे में। जितने हमने GM पुट करे उसका पहला टर्म जो ये G1 है वो कैसा आया, T1। ये इस ओवरऑल सीरीज़ का सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला होता है AR। और ये हमारा G1 है तो G1 आ चुका है AR। T2 AR स्क्वायर, तो ये आ चुका है G2 मतलब सेकंड GM, जो हमने दूसरा ज्योमेट्रिक मीन दिया। तो ऐसे अगर हमें ऐसा निकालना है कि हमारा nवां ज्योमेट्रिक मीन कहाँ पे होगा और कितना होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो Tn इक्वल टू Gn इक्वल टू A इंटू आर की पावर n। यहाँ पे ये Tn इस पूरी सीरीज़ का nवां टर्म ना होकर इस Gm जो वाली जो सीरीज़ है जो हमने G पुट किए हैं उसका nवां टर्म है। यहाँ पे नोट कर लेंगे कि ये जो nवां टर्म है ये पूरा सीरीज़ ना होकर, बल्कि जो ये G1 G2 G3 G4 हैं उनका nवां टर्म है यहाँ पे Tn। यहाँ पे जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू है b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ये r की वैल्यू हम वैसे ही फाइंड कर लेंगे जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो am है अरिथमेटिक मीन में जो ऐसे d की वैल्यू निकाली थी, वैसे हम r की वैल्यू भी निकाल लेंगे। हम इस प्रोसेस को आगे ना करके, क्योंकि जैसा ही फॉर्मूला हमने वहाँ पे लगाया था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, तो आप इसे खुद वो कर सकते हैं प्रूफ। तो हमें सीधा फॉर्मूला याद रखना है कि r इक्वल टू होता है b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स ना होकर नंबर ऑफ जीएम है, कि हमने कितने जीएम इस सीरीज़ में दो नंबर के बीच में डाले हैं। ठीक है, उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट ये आता है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको सीधे क्वेश्चन सोल्व करने हैं और आपने कहीं से कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधे चैप्टर में देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मैंने कहाँ पे कराया है, और आप उसका सोल्यूशन करके भी वीडियो को आगे तक देख सकते हैं। तथा आपको अगर सिर्फ कोई कोई जो क्वेश्चन है और कोई कॉन्सेप्ट है सिर्फ उन्हीं को भी पढ़ना है, तभी भी आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो चैप्टर बना रखे हैं उसके हिसाब से आप सीधा उस पॉइंट में जाके उस कॉन्सेप्ट को और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए, पूरी वीडियो मैं रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है जो एनडी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, क्योंकि अप्रैल में हमारा पेपर है और अप्रैल तक हमें सिलेबस भी पूरा करना है। तो आप साथ साथ यहाँ से पढ़ के अपना भी अलग से पढ़ते रहें, क्योंकि इसमें जो है मैं अप्रैल तक लगभग 70 से 80% तक का सिलेबस करा दूँगा।
बाकी का जो 20% वो सिलेबस छोड़ूंगा मैं, जो बहुत कम आते हैं एनडी के लेवल में। इसके बाद हम वो चैप्टर उठाने वाले हैं। पहले हम बेसिक से पूरा करेंगे और उसके बाद हम वो चैप्टर उठाने वाले हैं जिन चैप्टर से लगभग 8-10 के क्वेश्चन के आसपास आते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, 3D ज्योमेट्री हो गई। तो इन चैप्टरों को हम उसके बाद करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखने से अच्छा है आप उन चीज़ों को देखिए जो चीज़ें आपको नहीं आती है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी अध्यापकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि मैं यहाँ पे आपके सामने अब आपको पढ़ा पा रहा हूँ। क्योंकि कभी हमने भी पढ़ा होगा किन्हीं अध्यापकों से, और जब हमें अध्यापक सही मिलते हैं तो हमारी डायरेक्शन सही होती है और उसके माध्यम से हम दूसरे बच्चों को जो हैं अपने ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं और करते भी हैं। तो मैं अपने जो सभी अध्यापक जो मुझे बचपन से और अभी तक जो भी अध्यापक ने मुझे पढ़ाया है, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। तथा जो भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने भी मुझे ये कार्य करने या मुझे हमेशा मोटिवेट करने का जो प्रयास किया है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि जो होता है कि आपको कोई मोटिवेट करे या कोई भी कार्य करने के लिए जो सपोर्ट करें, वो दो ही होते हैं, और तीसरे आपके पेरेंट्स होते हैं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं कि आप कोई भी कार्य करो। तो इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो अध्यापक हैं उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। जो अध्यापक थे वो मेरे, वो हमें सभी बचपन से लेकर अभी तक सभी अध्यापक जो थे वो अच्छे प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पे पढ़ा पा रहा हूँ। तो अगर भविष्य में कभी मेरी ये वीडियो मेरे अध्यापक देखें तो उन्हें गर्व हो कि उनका ही जो बालक है वो यहाँ पे पढ़ा रहा है। और अभी हम जो हैं, देखिए यहाँ पे जो आपको नोट्स मिलेंगे वो आपको उस लेवल के मिलेंगे जो आपको किसी दूसरे चैनल में पेड बैच में मिल रहे हों। क्योंकि मैंने भी वहीं से पढ़ा हुआ है और मैं भी इसी एग्ज़ाम की तैयारी करके आया हूँ। तो मुझे पता है कि किस लेवल के क्वेश्चन वहाँ आते हैं और आपको किस अप्रोच से वहाँ करें कि आप अधिक से अधिक कर पाएँ। देखिए फ़र्क उनमें और हम में ये रहेगा कि जो वहाँ पेड बैच या दूसरे जो बड़े बड़े चैनल हैं वहाँ आपको एक स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, विद विजुलाइज करा जा रहा है। वहाँ पे यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे हूँ, यहाँ पे मैं आपको विजुलाइज नहीं करा पाऊँगा उतना, जितना हो सके उतना करा रहा हूँ। और दूसरा डिफरेंस ये है कि वो स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं और हम यहाँ पे कॉपी और पेन में पढ़ा रहे हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट आपको वहाँ मिलेंगे वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ मिलेंगे, बल्कि यहाँ मैं एडिशनल अपना एक्सपीरियंस भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहीं से पढ़ा है जहाँ का बैच आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर उन बच्चों के लिए जो बच्चे फ्री में पढ़ना चाहेंगे। ये कहीं ना कहीं ये जो मेरी मैथमेटिक्स वाली सीरीज़ है उन बच्चों के लिए भी है। क्योंकि जो मेरा मोटिवेशन है वो यही है कि जो बच्चे, जैसे खान सर का बैच है वो लगभग एनडीए का जो अब का बैच है, क्योंकि जब मैंने लिया था उस टाइम वो 1000 रुपये का था। तो अभी लिया है, तो अभी रिसेंट ही लिया था, तो उसी से रिलेटेड ये बैचेस हैं, उसी से रिलेटेड आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेंगे। वो बैच अब 1500 का हो चुका है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो उसको भी एफर्ट करने में, क्योंकि इंडिया में जो हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी 1500 रुपये भी एफर्ट करने के लगभग उसमें नहीं है। तो वही कंटेंट जो आप 1500 रुपये देकर या कहीं 1000 रुपये देकर, कहीं 2000 रुपये देकर प्राप्त कर रहे हैं, वही कंटेंट मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूँगा। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम भी आपके लिए और दूसरे बैचेस भी लाएंगे, जिसमें हम एनडीए मैथमेटिक्स तो मैं पूरा कराऊंगा ही, चाहे आपका सपोर्ट रहा ना रहा। लेकिन अगर रहेगा सपोर्ट तो हम इसमें सीडीएस का भी बैच लेके आएंगे, क्योंकि हम उन्हीं से पढ़ रहे हैं और उन्हीं का कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चनों का लेवल आप देखेंगे। तो जो आप, अगर आपके पास पेड बैच है तो वहाँ के क्वेश्चन का लेवल देखना और यहाँ के देखना, आपको सिमिलर ही मिलेंगे। तो जो डिफरेंस होगा वो यही होगा कि वो आपको सामने से पढ़ा रहे होंगे और स्मार्ट बैच में होंगे, और हम यहाँ पे आपको कॉपी पेन में हैं पढ़ा रहे हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं, जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन का लेवल है, मेथड्स हैं, वो लगभग सिमिलर हैं। क्योंकि जो किसी भी क्वेश्चन करने के अप्रोच जो होते हैं वो लगभग 3-4 ही होते हैं, बाकी समझाने का तरीका अलग अलग होता है। तो जो हाई कंटेंट और हाई पेड जो वीडियोस हैं उन्हीं का लगभग कंटेंट का हम फ्री में देने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्योंकि मैंने उन बैचों से पढ़ा हुआ है, उन बैचों का एक्सपीरियंस और उनके नोट्स जो वो मेरे पास भी हैं, तो उसी से जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ।
तो ये ज़्यादातर उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो फ्री में अपना एनडीए का मैथमेटिक्स पूरा करना चाहेंगे। देखिए, इस मैथमेटिक्स को पूरा करने के बाद आप एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के जो मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम है वो भी आप आसानी से कर लेके जाओगे, और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हैं वो वही हैं जो पेड बैचेस के हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए अब हम करते हैं स्टार्ट आगे। तो मैं बता रहा था कि जीएम जैसे होता है जीएम, वैसे ही होता था एएम। तो एएम में अरिथमेटिक मीन में हमने सम ऑफ किया था कि a1 + a2 + a3 और डैश 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 होता था n टाइम्स a, और जहाँ a था a + b/2। आई होप आपको को याद आ रहा होगा। नहीं याद आ रहा है तो आप पीछे का लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हमने एएम के बारे में बताया। यहाँ पे देखिए एपी और जीपी को आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो एपी है हमारा वो सम, मतलब आप एपी को रिलेट कर सकते हो सम से और जीपी को रिलेट कर सकते हो मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पे जो G1 G2 G3 Gn तक है उसका जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है g की पावर n, और जहाँ पे g है वो उन दोनों नंबर का सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया है, ए बी इज इक्वल टू 1/n है। ए बी इज इक्वल टू 1/2n, सॉरी 1/2n गलत लिख दिया है यहाँ पे। अच्छा वो वीडियो डिलीट हो गया है तो G1 G2 G3 इक्वल टू डैश Gn तक इक्वल टू आ जाएगा g की पावर n। g होता है ए बी g क्या होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, तो रूट ए बी होता है, ए बी को लिख सकते हैं 1/2, तो ये आ जाएगा ए बी 1/2n। इस फॉर्मूले को भी याद आप रख सकते हैं क्योंकि कभी कभी एनडीए में जो है वो डायरेक्ट फार्मूला बेस आ रहे हैं क्वेश्चन, तो कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं छुपा देता हूँ आंसर इसके, और आपको कहूँगा कि आप प्रयास करेंगे जरा। क्वेश्चन है इफ़ n फैक्टोरियल 3 × n फैक्टोरियल एंड n+1 फैक्टोरियल अगर जीपी में है तो तब n की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर n फैक्टोरियल 3 × n फैक्टोरियल और n+1 आर इन जीपी, मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पीछे ना करें तो क्योंकि पीछे वीडियो में ये सॉल्यूशन दिख रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करें, टाइम लें और सोल्व करके बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। टाइम देता हूँ 1 2 3। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, नहीं किया है तो रिवाइंड पीछे ना करें क्योंकि पीछे आंसर है इसका। तो देखिए ये है इसका आंसर, क्या कैसे में किया। हमने बताया है कि सॉल्यूशन में अगर ए बी सी अगर जीपी में है, ए बी सी अगर जीपी में है तो तब क्या होता है बी स्क्वायर होता है ए सी के। ये हमने पीछे कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ लिया था कि अगर 3 नंबर्स जीपी में है तो बीच का स्क्वायर दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा देंगे, 3 × n फैक्टोरियल का स्क्वायर मतलब बीच का स्क्वायर, n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n+1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे 3 × n फैक्टोरियल को मैं अलग अलग कर दूंगा, 3 का स्क्वायर 9 आ चुका है, n फैक्टोरियल को 2 बार लिख दिया n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n+1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। इसी चीज़ को हमने लिखा, n+1 फैक्टोरियल को मैंने ये वाला टर्म लिख दिया है। कैसे लिखा है, जैसे हम 5 फैक्टोरियल को 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कर सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल को मैं ये वाला टर्म जो ये 4 फैक्टोरियल के बराबर है तो 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। वैसे n+1 फैक्टोरियल को मैं n+1 × n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल काटा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल काटा, तो आ चुका है n+1 = 9 और n की वैल्यू 8। तो जिसका भी ये आंसर 8 आया है वो बिल्कुल सही है, बाकी चेक कर लें कि आपने कहाँ पे गलती की है। अब हम पढ़ेंगे, देखिए जीएम का जो जीपी का जो सीरीज़ था वो लगभग यहीं पे ख़त्म हो चुका है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले हमने एपी इसलिए पढ़ा जो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो एपी से ही रिलेटेड है, जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं। तो जो एचपी का जो डेफिनेशन होता है वो डेफिनेशन ये होता है कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो सीरीज़ बनती है वो हमारी बनती है रेसिप्रोकल ऑफ एपी। एचपी जो होती है हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन वो हमारी एपी के हर एक टर्म को रेसिप्रोकल करने के बाद बनती है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दे रखा है, अगर 2, 4, 6, 8 और 100 तक अगर ये सीरीज़ एपी में है तो अगर मैं इसके हर एक टर्म को उल्टा करके रखूँ, हर एक टर्म को मैं उल्टा कर दूँ तो वो जो सीरीज़ बनेगी वो हमारी सीरीज़ बनेगी एचपी में। ठीक है, अगर कोई एक सीरीज़ है वो अगर हमें एपी में दे रखी है और पूछ रखा है कि उसी सीरीज़ का एचपी बनाए तो उसके हर एक टर्म को हम उल्टा कर देंगे और हर एक टर्म को उल्टा करने के बाद जो सीरीज़ बनेगी वो हमारे एचपी में बनेगी। कभी कभी इसका इन्वर्स दे देता है क्वेश्चन में कि K1 K2 K3 बोल देगा एचपी में, तो बताएं कि 1/K1 1/K2 और 1/K3 किस में होंगे। तो जैसे एपी एचपी का उल्टा है तो एचपी एपी का उल्टा होगा, जैसे दिन का रात होता है तो रात का दिन भी होता है, वैसे एपी का उल्टा अगर एचपी है तो एचपी का उल्टा एपी भी होगा। तो अगर यहाँ पे एचपी का इन्वर्स क्या है तो ये होगा हमारा एपी, एपी मतलब अरिथमेटिक मीन। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि हमें
यहाँ पे इस क्वेश्चन पे कोई दिक्कत लग रही है या इस कॉन्सेप्ट में हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो हमने पढ़ाया था, एक नोट करने वाली बात हमने बताई थी यहाँ पे कि जो HP जो सीरीज़ होती है, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ होती है, उसमें कहीं भी जीरो नहीं आता है। जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी मैंने ये बताया था कि GP की सीरीज़ में कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, AP की सीरीज़ में जीरो हो सकता है, HP की सीरीज़ में भी कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो इससे आपको एक फॉर्मेट पता चल चुका है कि अगर कभी भी किसी भी सीरीज़ में कहीं भी बीच में जीरो आ गया है तो वो सीरीज़ ना ही HP होगी ना ही GP होगी, वो केवल और केवल क्या होगी, वो केवल और केवल वो सीरीज़ हो सकती है AP, या कभी कभी हम AGP का भी एग्जाम्पल उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो HP सीरीज़ के बारे में कोई भी ज़ीरो नहीं होता है। वो जीरो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये AP का इन्वर्स होता है। AP का इन्वर्स होने के कारण इसके अपोन में अगर कहीं पे जीरो गया तो ये इनवैलिड हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं HP का nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला, मतलब स्टेप टू फाइंड nth टर्म ऑफ HP का nth टर्म कैसे में फाइंड करेंगे। तो ये सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन मतलब आप इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर कभी क्वेश्चन में HP सीरीज़ दे रखी है और उसका nthवां टर्म पूछ रखा हो तो आपका अप्रोच इस प्रकार से होना चाहिए कि सबसे पहला आप जो सीरीज़ होगी, जैसे A1 A2 A3 AN तक अगर HP में है तो आप सबसे पहले उस सीरीज़ का AP बना लेंगे। AP मतलब 1/A1, 1/A2, 1/A3 डैश 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 1/AN, ये जो हमारी सीरीज़ बनी वो बन जाएगी हमारी AP। तो सबसे पहले काम स्टेप 1 ही हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्टेप वन हो जाएगा हमारा कि गिवन सीरीज को HP को AP में कन्वर्ट करना है। तब इस पे स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, स्टेप 2 में हम फाइंड करेंगे nth टर्म ऑफ AP। HP को हमने कन्वर्ट किया AP में, अब इस AP सीरीज का हम nthवां टर्म फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें HP का nthवां टर्म चाहिए तो हमें HP को पहले हम AP में चेंज करेंगे, AP का हम nthवां टर्म फाइंड करेंगे। अब nthवां टर्म फाइंड करने के बाद जो हमारा स्टेप 3 होगा, उस nthवां टर्म का हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। और जो हम रेसिप्रोकल करने के बाद या इन्वर्स करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही बच्चों हमारा HP का nthवां टर्म आएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखते हैं। अगर आएंगे तो प्रीवियस ईयर में अगर कहीं आए होंगे तो हम इसके लिए जो एक लेक्चर होगा उसी में करेंगे। उस लेक्चर में हम लगभग प्रीवियस ईयर के लगभग सारे क्वेश्चन हैं जो सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि यहाँ जितने क्वेश्चन करा रहे हैं उतने क्वेश्चन तो आप करें ही, बल्कि घर में जाके या अपनी जो बुक है आपके पास उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ज़रूर प्रयास करें। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आप में सुधार हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब हम जैसे हमने AP में AM के बारे में पढ़ा, अरिथमेटिक मीन GP में GM के बारे में पढ़ा, वैसे यहाँ पे HM के बारे में हार्मोनिक मीन। ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ABC HP में है तो जो B के इक्वल होगा, मतलब बीच वाले का इक्वल होगा, वो 2 × AC अपॉन A+C के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर A और B ही दो बोल रखे हैं कि दो ही नंबर क्या है HP में है, तब HM निकालना है। HM मतलब हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन तब होगा 2AB अपॉन A+B। ठीक है, तो ये हमारा वो है। अब है इसके बाद एक क्वेश्चन है, आई होप आपने आंसर नहीं देखा होगा। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है फाइंड HM ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन है हमारा x² - x + 11 = 0। मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि हो सकता है वीडियो साफ नहीं आ रही हो, कहीं कहीं पे अगर साफ ना आए तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसे भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको ये नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम टेलीग्राम के जो हमारा चैनल है हम उसमें ये सारे नोट्स आपको अपलोड कर देंगे। ये नोट्स का जो मैंने अभी बताया, ये नोट्स जो हैं ये उसी लेवल के हैं जो आपको किसी दूसरे चैनल या किसी अन्य उसमें पेड में मिलेंगे, या फिर हो सकता है फ्री में भी मिलेंगे। तो जो ये इनका लेवल है ये वही है जो अन्य चैनलों में दिया जा रहा है। बस हमारा जो मोटिव है वो यही है कि एजुकेशन उन बच्चों तक भी पहुँचे जो बच्चे, क्योंकि महान जो हमारे भारत के महान जो विचारधारक थे स्वामी विवेकानंद, उनका कहना था कि अगर कोई बच्चा शिक्षा तक नहीं पहुंच रहा है तो शिक्षा को उस बच्चे तक पहुंचना चाहिए। तो वही हमारा मोटिवेशन है कि अगर आप शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो हम आपके तक शिक्षा को पहुंचाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन में ध्यान देंगे आप कि अगर HM है और रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हम HM निकालना है किसके, इस इक्वेशन के रूट्स के। तो 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, 1 2
3। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सोल्व कर लिया होगा, जो भी आपका आंसर है वो मैच कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप सोल्व कर लेते हो तो मेरा जो आपसे निवेदन रहता है कि आप स्किप करके वीडियो को सीधे वहाँ पे जाके जहाँ पे आंसर आ रहा है वहाँ पे देख लें, क्योंकि पूरा स्टेप देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको आ रहा है नहीं आ रहा है तो एक एक करके स्टेप देखें। तो कैसे निकालेंगे, एच एम निकालना है इसके रूट्स का, तो सबसे पहले रूट्स निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक से किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़ोगे कि अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए के, जो यहाँ पे आ रहा है माइनस बी आ चुका है 10, और ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे आ चुका है 1। अल्फा बीटा आ चुका है सी अपॉन ए आ चुका है 11। तो एच एम क्या होता है, एच एम का फॉर्मूला होता है 2 इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा हमारा आ चुका है 11, अल्फा प्लस बीटा आ चुका है 10, तो 2 5 जा 10, 11 अपॉन 5, जिसका भी आंसर 11 अपॉन 5 आया है बिल्कुल सही है। सॉरी। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं छुपा देता हूँ पहले आप नकल कर लोगे। ये आ चुका है अगला क्वेश्चन, देखिए दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देते हैं, हाँ अब दिख रहा है। तो क्वेश्चन है कि इफ़ H इज़ हार्मोनिक मीन बिटवीन P एंड Q, H जो है वो हार्मोनिक मीन है P और Q के, देन द वैल्यू ऑफ H अपॉन P प्लस H अपॉन Q। अगर H जो है वो हार्मोनिक मीन है P और Q के, तो वैल्यू निकालनी है H अपॉन P प्लस H अपॉन Q के। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो एक बार फिर वीडियो पॉज करके कर लीजिए और सीधे आंसर देखिए, और अगर नहीं किया है तो स्टेप देखें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर मेरे को हार्मोनिक मीन दिया है पी और क्यू का, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगा दिया है मैंने, H इज इक्वल टू 2 इंटू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू ब्रैकेट में। अब मुझे ये वाला पार्ट सोल्व करना है, तो मैं इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ इन दोनों में से मेरा H कॉमन आ रहा है, H बाहर लिया, 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू, फिर इक्वल में, फिर आगे स्टेप करें तो H, अब इन दोनों का एलसीएम पी क्यू आ चुका है, यहाँ पी प्लस क्यू ऊपर आ चुका है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे मैंने यहाँ थर्ड स्टेप में एच की यहाँ पे जो वैल्यू आई थी हमारी, वो एच की वैल्यू रख दी है 2 इंटू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू ब्रैकेट में पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। अब पी क्यू से पी क्यू कटा, पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कटा, और आंसर आ चुका है 2। तो हार्मोनिक मीन मतलब जो एच पी जो सीरीज़ थे उसमें लगभग इतने ही कॉन्सेप्ट होते हैं, और इतने ही कॉन्सेप्ट के रिलेटेड एनडीए में जो आते हैं, और एयरफोर्स और नेवी और कोस्ट गार्ड के जो एग्ज़ाम में आते हैं वो इतने ही कॉन्सेप्ट आते हैं, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आते। अगर आ रखे हों तो हम उसे आप आने वाले लेक्चर में प्रीवियस ईयर वाले एक जो सीरीज़ होगी मेरी, उसमें आप देख सकेंगे, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन्हें देखेंगे। ठीक है, अब जो लास्ट सीरीज़ हमारी इस चैप्टर की बची है वो है हमारी एजीपी मतलब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक मतलब समांतर, ज्योमेट्रिक मतलब गुणोत्तर, और प्रोग्रेशन मतलब श्रेणी। तो समानांतर गुणोत्तर श्रेणी, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। लगभग जो क्वेश्चन आते हैं एनडीए में वो सिलेबस मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से आ जाते हैं। तो एजीपी कैसी सीरीज़ होती है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। एजीपी एक ऐसी सीरीज़ होती है बच्चों जिसमें 2,4,6,8 अगर ये एपी में बनी हुई सीरीज़ है। देखिए एपी नाम से ही पता चल रहा है, एजीपी मतलब जिसमें एपी भी हो, समांतर माध्य भी हो, समांतर श्रेणी भी हो, और जीपी भी हो, गुणोत्तर श्रेणी भी हो। तो ये सीरीज़ कैसे बनती है, तो सीरीज़ बनती है जैसे मैंने एग्जांपल के लिए एक सीरीज़ ले ली 2,4,6,8, ये अगर सीरीज़ एपी में है, तो फिर दूसरी सीरीज़ ली जीपी वाली सीरीज़ 1,2,4,8, ये जो सीरीज़ बनी हमारी जीपी है। अब एजीपी जो सीरीज़ बनती है वो एपी सीरीज़ के और जीपी सीरीज़ के सिमिलर मतलब जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से करने पर, सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई सेकंड टर्म से करने पर, थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई थर्ड टर्म से करने पर, तो ऐसी जो सीरीज़ बनती है उसी सीरीज़ को हम एजीपी के नाम से जाने जाएँ। तो जैसे 2 की मल्टीप्लाई 1 करने पर 2 1, 4 की मल्टीप्लाई 2 करने पर 4 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 4 आना था। यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे गलती करी है। अगर आपको कहीं भी पिछले वाले लेक्चरों में भी कहीं पे गलती दिखी, आप जल्दी ही कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दें कि यहाँ पे गलती हो रखी है, ताकि हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधार करके बताएं कि यहाँ पे मैंने कोई गलती कर दी थी। और एक गलती जो हमें कमेंट सेक्शन में मिला है वो मिला है जेई मेंस में शिफ्ट 2 में मैंने वो क्वेश्चन शायद गलत कराया था 18वें मिनट में। मैंने जो, अगर आपने वो वीडियो देखी है, जिन भी बच्चों ने वो वीडियो देखी है, तो वहाँ पे जो मैंने किया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए यहीं पे मैंने वो क्वेश्चन सोल्व किया है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन है वो गलत होने का मेरे को पता चला है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो कहाँ पे है क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए जेई मेंस का मैं सॉल्यूशन करा रहा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप ज़रूर जाएं वहाँ उस वीडियो को देखने। और उस वीडियो में मैंने एक जगह पे गलती की है, जहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट हैं, बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमें बताया है कि वहाँ पे गलती है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हम बताना चाहते हैं। देखिए ये है रहा वो क्वेश्चन ये था, मोड एक्स वाला एक क्वेश्चन था, और यहाँ पे जब मैंने x-1 से x-1 काटा, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन x=1 भी होना चाहिए, जो हमारे विद्यार्थी ने बताया कि होना चाहिए। और यहाँ पे जो गलती से मुझे नहीं किया, और यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा मैंने नो सॉल्यूशन किया, बल्कि इसका नो सॉल्यूशन ना होकर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि अगर हम जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो x=-1, x=1 पर ये जो है ये वाला पूरा टर्म भी जीरो हो रहा है, ये वाला पूरा टर्म भी जीरो हो रहा है, तो तब इसका एक सॉल्यूशन x=1 भी बनेगा। और अगर ये x=1 बनेगा तो एक सॉल्यूशन तो कम से कम होगा इसका, और कहाँ से होगा, -∞ से -∞ तक, तो ऑप्शन ए ना होकर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ये जो वीडियो का जो इतना पार्ट है हम उस वाले कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि हमने यहाँ पे आगे इसका सोल्यूशन कर दिया है दोस्तों। तो कहीं पे भी आपको अगर लगता है कि कहीं पे जो है क्वेश्चन कहाँ पे गलत हुआ है या मिसप्रिंट कहीं पे मैंने कर दिया है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ताकि जो है हमारी वीडियो अधिक से अधिक हम सुधार करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे भी जैसे 6×4 यहाँ पे करना था, 8×8, और ये जो सीरीज़ बनी हमारी, ये बन चुकी है हमारी AGP, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 6 4 जा, देखिए अब यहाँ पे लिखा भी गलत है, 6 4 जा 24, 8 8 जा 64। तो ये जो सीरीज़ बनी हमारी, इस सीरीज़ को कहते हैं AGP। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि AGP कैसी सीरीज़ होती है। कई बच्चे इसे नए लग रहा होगा, और कई बच्चे जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनके लिए तो ये नॉर्मल बात होगी, ठीक है। अब AGP का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा था कि AP तथा GP के समान पदों को गुणा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने पर जो श्रेणी बनती है उसे हम AGP या अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नोट करने वाली बात, मैंने कहा था किसी भी AP को आप इस वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि पहला टर्म A है, फिर A+D है, फिर A+2D है, फिर A+3D है, फिर डैश 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 A+n-1 इंटू D है। तो ये जो सीरीज़ बनी हमारी AP में बनी। वैसे ही मैंने एक सीरीज़ ले ली GP, जो GP की जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 1 से, तो 1 इंटू R डैश डैश डैश, ये जो सीरीज़ बनी GP। अगर मैं इसके जो संगत पद हैं, मतलब पहला टर्म के मल्टीप्लाई पहले टर्म के साथ, दूसरे मल्टीप्लाई दूसरे टर्म के साथ, ऐसे अगर मैं करूं तो मेरे को जो सीरीज़ प्राप्त होगी बच्चों, वो AGP ही होगी, ठीक है। अब इससे एक ही कॉन्सेप्ट से इस AGP से सवाल आता है, वो आता है सम ऑफ इन्फानाइट टर्म्स इन AGP के इन्फानाइट टर्म्स के सम बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता करना होगा कि ये AGP है कि नहीं है। तो उसमें आप ऐसे में पता करेंगे कि अगर आपको सीरीज़ में AP भी दिख रही है और GP भी नज़र आ रही है, तो वो सीरीज़ हमारी AGP ही होगी। तो देखिए, तो मैं सम ऑफ इन्फानाइट का जो एक फॉर्मूला है वो ये लिखा है, A/1 - R + DR/1 - R का होल स्क्वायर, 1 - R का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। R का स्क्वायर नहीं है, 1 - R का होल स्क्वायर। ये हमारा S ऑफ इन्फानाइट, सम ऑफ इन्फानाइट का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब जो हमारा GP है वो स्टार्ट हो 1 से। जैसे ये वाली जो सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है GP की, वो 1 से स्टार्ट हो रही है, और AP की सीरीज़ तो किसी से भी स्टार्ट हो, उससे हमें इस फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि अगर GP का प्रथम पद 1 हो तभी ये फॉर्मूला लगेगा, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, और इन्फानाइट तक वो AGP जा रही हो, तो उस AGP का जो इन्फानाइट टर्म्स का जो सम होता है उसका फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है S = A/1 - R + DR/1 - R का होल स्क्वायर। नोट कर ले फॉर्मूला को। फॉर्मूले में जो डिफरेंट टर्म है क्या क्या है, तो डी हमारा है कॉमन डिफरेंस, सभी को पता है, डी हमने AP वाले चैप्टर में पढ़ा था। डी जो हमारा है वो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा को सही कर लें, सॉरी हाँ, थोड़ा जो कैमरा है वो थोड़ा सा दूर लग रहा है मुझे, अगर सही हो सकता है। आई होप अब सही होगा, अब साफ दिख रहा होगा। तो डी है जो हमारा वो कॉमन डिफरेंस है AP का, ठीक है। GP का नहीं निकालना कॉमन डिफरेंस। कई बच्चे GP का कॉमन डिफरेंस निकाल के बैठ रखे और यहाँ पे वैल्यू पुट करके बोल रहे कि सर ये तो आंसर गलत आ रहा है। नहीं, कॉमन डिफरेंस GP में नहीं होता है बच्चों, GP में होता है कॉमन रेशियो। तो GP का हम निकालेंगे कॉमन रेशियो, R यहाँ पे है कॉमन रेशियो, A है फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे जो A है फर्स्ट टर्म है किसका, GP का नहीं AP का, ध्यान रखेंगे। AP में भी हम फर्स्ट टर्म A लिखते हैं, GP में भी A लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो A है वो फर्स्ट टर्म है GP का सॉरी नहीं AP का।
क्योंकि जीपी का तो फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, तो आई होप आप ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ रखा होगा। अब इसके आगे जो है वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, तो करिए सॉल्व, देखते हैं कितने बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है इफ़ मोड एक्स इज लेस देन 1, मोड एक्स जो है वो हमारा लेस देन 1 है, देन 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब डेट से इन्फिनाइट तक का सम जो होगा वो क्या होगा। देखिए 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, 1 2 3। आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली होगी, नहीं किए तो दोबारा करें, 1 2 3 कर लिया होगा, नहीं किया है तो सॉल्यूशन देखने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि देखिए ये जो सीरीज़ है क्या ये एजीपी है, सबसे पहले तो हाँ होगी, क्योंकि हम जो करा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट के बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। लेकिन जब कंपटीशन होगा, जब एग्ज़ाम होगा, तो तब आपको ये नहीं होगा कि समांतर श्रेणी के बाद समांतर श्रेणी के ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, नहीं, वहाँ तो मिक्स मिलेंगे। तो वहाँ आपको पहचानना होगा कि क्या ये एपी है, जीपी है, एचपी है, कौन सी सीरीज़ है, तभी तो आप सम का फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पे जो सीरीज़ लग रही है देख के ही मार देना है आपने, क्या लिखेगा, एजीपी है। क्यों, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 एपी, 1x² x³ जीपी। जब भी x² x³ जब भी पावर एक एक करके बढ़ती जा रही हो, 2 2 करके बढ़ती जा रही हो, 4 4 करके बढ़ती जा रही हो, जो सीरीज़ बनेगी वो जीपी बनेगी। इसमें हमें टाइम नहीं लेना है। ठीक है, तो देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 एपी है, और 1x² x³ क्या है, हमारी जीपी। अब इनके सिमिलर टर्म को देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारी ये वाली सीरीज आ जाएगी। अब इसमें सीधा हमें एस इन्फिनिट का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ये एजीपी है, और एजीपी के बाद इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना है कि जीपी का पहला टर्म क्या होना चाहिए, 1, और 1 भी है, तो बहुत बढ़िया। एजीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, एस इन्फिनिट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, एस इन्फिनिट इज इक्वल टू a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा तेज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने तो ये पहले से लिख रखा है। अगर आपको तेज़ लग रहा है तो आप वीडियो को स्लो नहीं, वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हैं। अगर आपको धीरे लग रहा है तो वीडियो को 2x 1.5x 1.7x करके भी आप कर सकते हैं। ये आप में डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैलकुलेशन के हिसाब से कितनी तेज चलता है। तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद है 1, डी का डी मतलब कॉमन डिफरेंस भी 1, और आर एक कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, x/1 निकालेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। यहाँ पे वैल्यू रख दी है 1/1 - x, r की जगह में लिखा है x, डी की जगह में 1, r की जगह में x, तो 1 × x तो x ही आएगा, अपॉन 1 - r की जगह में x का स्क्वायर, दोनों से 1 - x कॉमन ले लिया, 1 - x कॉमन लिया तो अंदर यहाँ बचा है 1, यहाँ बचा है x/1 - x, यहाँ 1 - x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 1 - x प्लस x से x मर गया, देखिए x से x मर गया, और 1/1 - x 1/1 - x का होल स्क्वायर। तो जिसका भी आंसर आया बिल्कुल सही है, नहीं आया है तो एक बार चेक कर लें कि किस स्टेप में आपकी गलती है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर + 10/5 क्यू टेंस टू इन्फिनिटी। देखिए यह ना एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, कौन सी सीरीज़ है, एजीपी। कैसे पता चला, देखिए ऊपर वाली जो सीरीज़ है, ऊपर वाली जो सीरीज़ है वो एपी में दिख रही है, 1 4 7 10, 1 4 7 10, ये एपी देखिए। और मैंने क्या कहा था, अगर कहीं पे पावर चढ़ती हुई दिख रही हूँ, गिरती हुई दिख रही हूँ, 2 2 करके डिफरेंस में दिख रही हूँ, तो बिना देखे क्या मार देना है, जीपी होगी। तो 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यू, ये हमारी जीपी है। नहीं आया समझ में, तो यहाँ देखिए 1 4 7 10, ये हमारी सीरीज़ बनी एपी, 1 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब, ये हमारी बन गई जीपी। इनके सेम सिमिलर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आएगा यही। तो ऐसे इन्फिनिट का फॉर्मूला एक बार फिर देखिए, इतनी बार मैं ही खुद फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो मुझे तो ये याद हो गई। आप भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक बार ज़रूर फॉर्मूले को लिखें, बोलते बोलते लिखें, क्योंकि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे हमारी 3 चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं। एक मैं बोल रहा हूँ वो, दूसरा मैं सुन रहा हूँ वो, तीसरा मैं लिख रहा हूँ वो, और जो मैं देख रहा हूँ वो। तो आपकी जब ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेंसेस अगर आपके लगे होंगे तो आप वो चीज़ें कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एस इन्फिनिट का फॉर्मूला है a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर। ए की ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, जी पी नहीं, तो ए क्या है, 1 ही है, तो 1 लिख दिया। आर क्या है, रेस कॉमन रेशियो 1/5 आ रहा है, देखना। डी = 3, अगर आपको आर डी निकालना भी नहीं आ रहा है तो कृपया करके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देख लें, तभी लेक्चर 3 में कूदें, क्योंकि अगर आप सीधे 3 में कूदोगे तो टांग टूंग टूट सकती है। तो पीछे के लेक्चर जरूर देखें। अगर आप 11th क्लास या छोटे बच्चे मतलब 10th क्लास के स्टूडेंट हो, जो 12th के होंगे तो उन्हें तो आई होप अब ये सब चीज़ें आती होंगी।
फिर भी नहीं आती हैं तो एक बार शर्माने की बात नहीं है, पीछे जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि जो ये अधिकतर चीज़ें होती है वो जब मैं पढ़ाई करता था, मतलब अभी भी करता ही हूँ, तो मुझे भी नहीं आती थी समझ में, तो हमने भी दो दो तीन तीन बार जब तक ये प्रयास नहीं किए हैं तब तक नहीं आए हैं, क्योंकि किसी को भी एक अटेम्प्ट में तो नहीं आता है। हमने तो इसलिए इसके लिए दो दो तीन तीन चार चार कॉपियाँ जो हैं मैथ्स की भर रखी हैं। तो इसलिए जो हमारा जो एक्सपीरियंस यहाँ पे जो बढ़ चढ़ के बोल रहा है, वो इसीलिए बोल रहा है क्योंकि हमने इतनी बार इसे प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब ये हमारे दिमाग में क्या कर रहा है, सीधे सीधे घूम रहा है। तो एक ही जगह में 1 लिखेंगे, ज़्यादा अपनी तारीफ़ करने से बचेंगे, क्योंकि ज़्यादा तारीफ़ करने से क्या होता है, हाँ, तो ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी है। तो 3 इंटू 1/5 देख भी लें, क्योंकि बोल कुछ और सकता हूँ मैं, लिख कुछ और सकता हूँ, तो आंसर भी कुछ और आ सकता है। फिर इसे 16 करेंगे, देखिए 5 वन जा 5, 5 में से गया 4, 5 ऊपर चला गया, 5/4 आ जाएगा, यहाँ पे आ चुका है 3/5 का होल स्क्वायर। इसे 16 करेंगे, देखिए 5/4 सेम रहेगा, 3/5 सेम रहेगा, डिवाइड का साइन हो जाता है मल्टीप्लाई में, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, ऊपर जाके उल्टा 5 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, 5 से एक वाला 5 तो कट गया, तो बच गया एक ही 5, तो ये बच्चे दोनों में से क्या बच चुका है, यहाँ देखिए ये बचेगा, इसको नहीं देखना अभी, ठीक है। हाँ, 5/4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5/4 का स्क्वायर, दोनों में से 5/4 मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 3/4 बचा, 4 1 जा 4 3 7, 7 5 जा 35, 4 4 जा 16, तो जिसका भी आंसर 35 5 16 आया, बिल्कुल सही है। अगर आपको कैलकुलेशन पे कहीं भी मिस्टेक आ रही है तो क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की एक बार बुक ज़रूर पढ़ लिया करें, वहाँ पे आपको इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं, उनकी जानकारी भी पता चल जाती है कि डिवाइड में अगर फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है तो किससे सोल्व करते हैं, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई फ्रैक्शन है, प्लस फ्रैक्शन है, कुछ भी है, तो आप उनका भी देख लिया करें, ताकि आपको कहीं भी बेसिक में भी कहीं दिक्कत ना हो, कहीं आपको सारे कॉन्सेप्ट कई सारे हाई लेवल के सब चीज़ें आती हों और आपको सिंपल डिवाइड करना कहीं पे नहीं आया, और कहीं पे आप फ्रैक्शन का डिवाइड नहीं कर पाए, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा फ्रैक्शन था, देखिए यहाँ पे एक फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन ये है। अगर आपको इस स्टेप के बाद ही सोल्व करना नहीं है तो क्या फ़ायदा आपको इतना फॉर्मूला और ये इतने सब चीज़ें याद करने का। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें भी ध्यान देंगे, और अगर आप मेरे से चाहते हैं कि मैं आपको ये बेसिक चीज़ें बताऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बोल दें, तो मैं एक सेपरेट वीडियो मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाले सभी बेसिक्स, जो एक्सपोनेंट से लेकर अलजेब्रा से लेकर परसेंटेज से लेकर सभी बेसिक पर एक ही वीडियो मैराथन की क्लास चलाऊँगा, 2-3 घंटे में ही पूरा कर दूँगा। उन बच्चों के लिए भी, क्योंकि एनडीए जो है वो नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी है, लेकिन मैथ्स फिर भी पूछी जाती है, तो उन बच्चों के लिए बेसिक से अगर बनाना है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दें, तो मैं एक वीडियो वहाँ पे बना दूँगा। अप्रैल तक हमारा ये रहेगा कि हम अधिक से अधिक चैप्टर पूरा कर लेंगे। जो मेरा जो गोल है, मतलब जो मैंने जो बना रखा है, वो मैं, क्योंकि अप्रैल के शायद बीच में होगा पेपर, मुझे अभी डेट नहीं मालूम, तो अप्रैल के शुरू से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस चैनल में करना शुरू कर देंगे, और लगातार हम क्वेश्चनों के ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एनडीए का जो लेवल है और एनडीए के जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, और आपको अधिक से अधिक हेल्प होगी अगर आप इसी चैनल में बने रहें, तो मेरी गारंटी है कि आप 150 मिनट में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे। अगर आप लगातार कॉन्सेप्ट को पढ़कर घर में जाके 3 या 4 क्वेश्चन रोज़ करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन करने के उसमें ना पड़ें, उन क्वेश्चनों को ज़्यादातर अवॉइड करेंगे जो क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो रहे हैं, केवल वो क्वेश्चन ये सोल्व करें जो 4 या 5 स्टेप तक जाके सोल्व हो जा रहे हैं, क्योंकि एनडीए जो चाहता है वो आपको कैलकुलेशन नहीं चाहता है, वो चाहता है कि आप दिमाग को चलाएं और क्वेश्चन को शॉर्ट करके कम से कम स्टेप्स में क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर लेके आ जाएं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा एक और क्वेश्चन है कि 2^1/4 इंटू 4^1/8 इंटू 8^1/16 16^1/32 डैश डैश इन्फानाइट टर्म का सम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कई बच्चे बोलेंगे ये तो सर ए पी ना दिख रही है, ना जी पी, ना ए जी पी। तो ए जी पी अगर कहीं पे ना दिख रही हो, ना ए बी दिख रही हो, ना एच बी दिख रही हो, तो सबसे पहला हमारा अप्रोच ये रहेगा कि हमें एक ऐसी चीज़ फाइंड करनी है कि वो बन जाए, मतलब हमें सीरीज़ को ए जी पी, ए पी, एच पी या जी पी को बनाना है। कहीं कहीं पे हर जगह हमें जो थाली में खाना परोसा हुआ नहीं मिलेगा, हमें कहीं पे परोसना पड़ेगा और तब उसे खाना पड़ेगा। तो सेम बात है कि यहाँ पे हम इस सीरीज़ को टाइम देता हूँ 1 2 3, पॉज करके वीडियो को एक बार सोल्व करें। जो भी बच्चा अगर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेता है, मतलब तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, वीडियो आप रेगुलर देख रहे हो, रिकमेंड करता हूँ, और टीचरों का भी आप वीडियो लगातार देखते रहें, क्योंकि देखिए एक ही कॉन्सेप्ट को मैं अलग तरीके से समझाऊंगा आपको, अलग टीचर अलग समझाएंगे, और जो और डिफरेंट टीचर है वो अलग समझाएंगे। तो जो आपको समझ आता है मैं रिकमेंड करूँगा आप
उन्हीं से पढ़ें, क्योंकि केवल मेरी वीडियो देख के आप अगर लगे हो और समझ नहीं आ रहा है कुछ, या कहीं पे आपको दिक्कत लगती है, कहीं पे आपको या तो स्क्रीन में या फिर जो ब्राइटनेस और जो हमारी क्वालिटी है उसमें कुछ फ़र्क लगता है, तो आप बेझिझक दूसरे टीचर से पढ़ें, क्योंकि आपने को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो आपका अपना टाइम है, आपको अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज़ करना है और तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो अगर आप फालतू का किसी का फ़ैन के चक्कर में या किसी के उसके चक्कर में कि मैं इन्हीं टीचर से पढ़ता हूँ या इन्हीं सर से पढ़ता हूँ, तो इसमें आप अपना करियर ही ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो बेझिझक आप उन टीचरों से पढ़ें जिन टीचरों से आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी हम आपको ये भी श्योरिटी देते हैं कि जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं वही कंटेंट एनडीए में दिखेगा आपको, अधिकतर क्वेश्चन यहीं से रिपीटेड मिलेंगे आपको। और बाकी जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ पढ़ें, क्योंकि हमें तो आपका सिलेक्शन चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है इन्फिनिट तक जा रहा है, तो कैसे सोल्व करेंगे, आई होप ने कर लिया होगा, नहीं किया है तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए 2 की पावर 1/4 को मैंने लिखा 2 की पावर 1/4, 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर तो 2/8 कर दिया, 2 की पावर 3/16 कर दिया, 2 की पावर 4/32 लिख दिया और इन्फिनिट तक गया। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगाया वो कॉन्सेप्ट आया है हमारा क्लास 8th का एक्सपोनेंट्स का चैप्टर। देखिए ए की पावर m की पावर अगर n हो तो उसे मैं a इंटू एम इंटू एन लिख सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने सोल्व करके बताया कि 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और उसकी पावर 1/8 है। अब a की पावर m की पावर n है तो m इंटू एन हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/8 आ जाएगा, तो 2/8 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि 2/8 को काट के 1/4 ही लिख दो, ठीक है। 3/16 तो कट नहीं रहा, 4/13 को काट के 1/8 लिख दो। तो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हम, क्योंकि हमें जो सीरीज़ का फील चाहिए कि जो हमें सीरीज़ दिखी वो सीरीज़ हमारी AGP HP या किसी सीरीज़, कोई ना कोई सीरीज़ तो हमें दिखे। तो अगर कोई सीरीज़ हमें दिखेगी तो वो सीरीज़ से ही हमें पता चलेगा कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है, तो इसी से हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसलिए मैं इसे इसलिए नहीं काट रहा हूँ ताकि हमें दिखे कि ये जो सीरीज़ बन रही है वो कैसे बन रही है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 की 1/4 ऐसे में सीरीज़ आ गया। यहाँ पे भी अब एक एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला लगेगा कि अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है इंटू a की पावर l है डैश 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 ऐसे करके इन्फिनाइट टर्म है, जितने भी टर्म है तो ये क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n प्लस l डैश 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 जितने भी टर्म है वो सब ऐड में हो जाते हैं। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा देंगे, सबका बेस सेम है, पावर जो होंगे वो प्लस में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो 2 इंटू 1/4 प्लस 1/2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32। देखिए देख के ही पता चल रहा है कि ऊपर वाली सीरीज़ जो हमारी AP में है, नीचे वाली जो सीरीज़ है हमारी GP में है। तो ये जो सीरीज़ बन गई हमारी क्या बन गई, AGP। अब क्या हम इसमें ऐसे इन्फिनाइट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगाएंगे बच्चों, क्योंकि ये जो सीरीज़ बनी देखिए यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो AP देखिए 1 2 3 4 AP में है, बहुत बढ़िया। 1/4 1/8 1/16 GP में है, बड़े बढ़िया। दोनों सीरीज़ AGP में है, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे सम ऑफ इन्फिनाइट वाला टर्म नहीं यूज़ होगा, क्यों नहीं होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि GP का हमें फर्स्ट टर्म मैंने कहा था ओनली वैलिड व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज़ 1, और यहाँ पे GP का पहला टर्म 1 नहीं है, तो हमें 1 बनाना है, नहीं है तो बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/4 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 प्लस 2/2 प्लस 3/4 प्लस 4/8 इधर इन्फिनिट तक। एक और बार बता देता हूँ कि मैं 2 से 2 इसलिए नहीं काट रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये फील आए कि ये जो सीरीज़ है वो AGP में ही दिखे, ठीक है। अब ये जो सीरीज़ है वो AGP में आ चुकी है, AGP में आ चुकी है, AP का पहला टर्म भी 1 आ चुका है, GP का पहला टर्म भी 1 हो चुका है। अब हम ऐसे इन्फिनिट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब मैं केवल इस वाले पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ, तो इस वाले पार्ट को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो 1 प्लस 2/2 प्लस 3/4, तो यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 AP में है, देखिए 1 2 3 4 AP में है, 1 1/2 1/4 1/8 किस में है, GP में है। पहला टर्म भी अब 1 आ चुका है। अब हम ऐसे इन्फिनिट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए क्या होगा ऐसे इन्फिनिट का फॉर्मूला, एक और बार लिखा है बच्चों, देखिए एस इन्फिनिट A/1 माइनस आर प्लस डी आर 1/1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1/2। सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, पुट करके जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, 1 1 माइनस 1/2 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आ चुका है 2 1 2, 2 में से गया 1, 2 ऊपर तो आ चुका है 2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर अपॉन 1, 2 से 2 कट गया, 2 प्लस 2 आ चुका है 4। 4 क्या आ चुका है, कहीं बच्चे कहीं ऑप्शन में जैसे एनडीए में ये होता है कि टाइम कम होता है और आप इसे उठा के आप रखा तो था अपने यहाँ पे, लेकिन भूल गए कि हमें इसे को उठा था और आंसर लिख दिया 4, और ऑप्शन में कहीं आ गया 4 और आपने मैच कर दिया 4। नहीं, आपको ये भी कॉन्शियस माइंड में रखना है कि जो मैंने कर रहा हूँ सॉल्व वो कौन सी चीज़ है। तो ये जो 4 आया वो पावर में आया है, ठीक है। तो अभी हम पावर की जगह में 4 रखेंगे और 4 को पावर में रखने के बाद
1/4 बाहर था तो 4 से 4 कट गया, तो आंसर क्या होगा 2। तो देखिए बच्चों, वो ऑप्शन में 4 भी देंगे लेकिन आपको उलझना नहीं है और आप आंसर करेंगे 2। तो ये था 2। देखिए यहीं तक मैंने वो वीडियो बनाया था। अब इस वीडियो को करते हैं आगे। अब एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा जब मैंने भी ये सोल्व किया था। देखिए ये जो क्वेश्चन के नोट्स हैं ये एक पेड बैच के नोट्स हैं, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से बनाए गए हैं तो इसलिए इसमें कोई भी कॉपीराइट का इश्यू तो नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं दूसरों से लिए गए हैं। तो जो पर्सनली मेरे को ये क्वेश्चन अच्छा लगा, आप भी इसे एक बार सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन है 1/b - a प्लस 1/b - c इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। अगर ऐसा है देन ABC आर इन, ठीक है। ये है 1/b - a प्लस 1/b - c इक्वल है 1/a प्लस 1/c। तो ABC किस में है? ऑप्शन ए दे देता हूँ। ऑप्शन ए होंगे AP में होंगे, ऑप्शन बी HP में होंगे, ऑप्शन सी GP में होंगे और ऑप्शन डी AGP में होंगे, ठीक है। ये है क्वेश्चन कि अगर ये ऐसा अगर आपको दे रखा है तो ABC किस में होंगे? AP सीरीज में, HP सीरीज में, GP और AGP। 3 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे। 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा। जिनका भी आंसर AP आया है वो बिल्कुल सही नहीं माने जाएंगे, ना ही GP वाले माने जाएंगे, ना ही AGP वाले माने जाएंगे। तो माने कौन जाएंगे देखते हैं सॉल्यूशन करके। क्योंकि जो है आपको लगता होगा मैं ये क्वेश्चन पहले सोल्व करके आता हूँ, नहीं, जो अप्रोच मेरे को क्वेश्चन को देख के लगता है वही अप्रोच मैं यहाँ पे आता हूँ। हालांकि आधे से क्वेश्चन मैंने पहले से सोल्व कर रखे हैं तो वही अप्रोच हमारे यहाँ पे दिमाग में आते हैं। लेकिन अगर कहीं पे नया क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन में उसी टाइम इंस्टेंट जो अप्रोच आता है मैं उसे उसी अप्रोच से करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उस टाइम जो हमारा इंस्टेंट अप्रोच जो काम आता है वही अप्रोच हमें करना होता है। तो वही आपको भी चेक करना है कि हमारा इंस्टेंट अप्रोच क्या हो रहा है क्वेश्चन को देख के, ठीक है। इसके जब मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया था उस टाइम मैंने ये गलती की थी, आई होप अधिकतर बच्चों ने की होगी, कि मैंने इन दोनों को सोल्व करके किया था, इसे सोल्व करके किया था और कहीं ना कहीं इक्वेशन जो थी वो क्वाड्रेटिक में बन के जा रही थी और वो सॉल्यूशन मेरा आया नहीं था। अगर आपने भी किया है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें कि हमने भी यही गलती की है। तो कहीं ना कहीं वो इक्वेशन जो थी वो स्क्वायर में जा रही थी बन के बनेगी। अगर आप करोगे ऐसा कि इस वाले पार्ट को अलग सोल्व करोगे, इसको अलग करोगे और जो इक्वेशन आएगी वो एक स्क्वायर में जाएगी और तब अब नहीं आपको AP पता चलेगा, HP पता चलेगा, GP पता चलेगा, ट्रिकी बन जाएगा क्वेश्चन, लेंथी बन जाएगा, आपको लगेगा बहुत हार्ड है। लेकिन ये क्वेश्चन उतना हार्ड है नहीं। इसे सोल्व करने का जो हमारा अप्रोच रहेगा, हम क्वाड्रेटिक नहीं बनाना चाहते इक्वेशन, तो हम इन दोनों का एलसीएम तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बच्चों? अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से बी के साथ बी मल्टीप्लाई करेगा और ये इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, जिससे हमें पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि एक ही क्वाड्रेटिक बने तो उससे भी हो सकता है कि वो GP हो, लेकिन यहाँ पे एक ही क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। यहाँ 2-3 इक्वेशन हैं जो वो क्वाड्रेटिक बन जाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा रहेगा कि मैं 1/b - a इसे यहीं लिखता हूँ, ठीक है। अब इसके साथ C वाला पार्ट नहीं है क्वाड्रेटिक बनने के लिए तो मैं इसे यहाँ ले आता हूँ, माइनस का 1/c इक्वल टू 1/a को मैं यहीं रखता हूँ और ये B - c वाले पार्ट को इधर लेके 1 - 1/b - c कर देता हूँ। अब इसे सोल्व करते हैं बच्चों। इन तीनों का एलसीएम आ चुका है, C × B - a आ चुका है, ये आ चुका है C माइनस C मल्टीप्लाई यहाँ पे B माइनस का B - a, ठीक है, ब्रैकेट में है, अभी माइनस दोनों के साथ अभी होगा अंदर। और यहाँ पे आ चुका है A × B - c और यहाँ पे आ चुका है B - c - a, ठीक है। यहाँ पे तो कोई ब्रैकेट नहीं है। अब इसे करेंगे तो ये आ चुका है C - b प्लस a अपॉन C × B - a इक्वल टू B - c - a अपॉन A B - c। आई होप इतना आपको समझ आ गया। माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करा दी। अब अगर इस वाले पार्ट को देखें और इस वाले पार्ट को देखें, अगर मैं इस वाले पार्ट में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को यही वाला पार्ट मिलेगा, देखो, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले पार्ट से -1 कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ बच्चों? -1, तो मैंने -1 को कॉमन लिया, ठीक है। अब ये है नहीं यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो क्या आएगा, देखिए, B वाला पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मैं माइनस बाहर ले लिया है, C वाला नेगेटिव हो जाएगा, A वाला भी क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हो चुका है C × B - a और B - c। बस इतना ही इस क्वेश्चन में था, इससे ज़्यादा आपको सोचना नहीं था। बस यही सोचना था कि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है और दूसरा यहाँ पे -1 कॉमन लेके जो ये टर्म है वो सिमिलर हो रहे हैं और सिमिलर होने के बाद ये कट जाएंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर के साथ होगी, -a × B - c
और इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी सी इंटू बी माइनस ए। बस अब सोल्व करना है। अब क्या होगा, ये हो चुका है माइनस ए बी प्लस का ए सी, ये हो चुका है बी सी माइनस का ए सी। अब बी सी वाले टर्म एक तरफ, अब ए सी वाले टर्म एक तरफ। देखिए माइनस का ए सी है, ये इधर जाके ये बी सी वाले को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा बी सी माइनस का ए बी। ठीक है, बी सी माइनस ए सी, सॉरी, ऐसा करने से अच्छा है कि मैं इस ए सी को लेके आता हूँ इधर और इसको लेके जाता हूँ इधर। तो ए सी अगर इधर आएगा तो ए सी प्लस ए सी हो जाएगा 2AC, और ए बी उधर जाके हो जाएगा बी सी प्लस ए बी। ठीक है, तो ये भी आ चुका है 2AC, दोनों से b कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस सी। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 2AC अपॉन a प्लस सी। तो किसका फॉर्मूला था बच्चों, अगर a b c तीन GP में हो या HP में हो या AP में हो, किस में हो बच्चों, HP में, तो तब b इक्वल टू 2 इंटू ए सी अपॉन a प्लस सी। तो बस इतना था, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, बस आपको ये सोचना था कि क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है। और 4 और 5 स्टेप्स में ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। यहाँ पे 1-2 स्टेप मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिए हैं समझाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मेरे को पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने सोल्व किया था तो मैं फंसा था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, और भयंकर जो इक्वेशन बन गए थे मैं उसे सोल्व नहीं कर पाया। ठीक है, और अब जो हुआ ये इजी मेथड से हो गया है। ठीक है, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बचता है, उस कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं और तब करेंगे इस वीडियो को ख़त्म। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट है अब रिलेशन है, रिलेशन लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का बच्चों। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन करेंगे और करेंगे अगले लेक्चर में, पूरा लेक्चर डेडिकेट रहेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के लिए। तो हमारा जो हेडिंग होगी वो होगी रिलेशन बिटवीन। अब लास्ट में जो रिलेशन है इससे भी आते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो रिलेशन बिटवीन लिखेंगे हम A, G, मतलब ए से है, ए से मतलब है हमारा AM से, जी से मतलब है हमारा GM से, और H से मतलब है हमारा किससे, HM से। HM, GM और AM की मतलब आप समझ रहे होगे बच्चों, नहीं समझ रहे हो तो AM का मतलब अरिथमेटिक मीन, GM का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, H का मतलब HM। अगर नहीं पता है ये तीनों क्या होते हैं बच्चों, तो प्रीवियस जो वीडियोज़ है हमारी वो देख लें, या हमने एक क्या बोलते हैं उसे, हाँ सॉरी हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को चेक कर सकते हैं जहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट हो। तो ये हमारा रिलेशन है। अब इनका रिलेशन क्या होता है, तो पहला रिलेशन ये होता है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अरिथमेटिक और हार्मोनिक मीन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो सीरीज देखिए GM का इतना वर्चस्व है कि यहाँ पे रिलेशन में भी इन्होंने अपना ही एक फॉर्मूला क्रिएट किया है। जैसे GM का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि GM का स्क्वायर दो नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए इन तीनों का रिलेशन भी यही है कि G का स्क्वायर अरिथमेटिक और हार्मोनिक मीन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो एक रिलेशन तो ये है, और दूसरा रिलेशन है, इससे भी NDA में क्वेश्चन आए हैं कि इनमें से सबसे बड़ा कौन होता है। तो सबसे बड़ा अगर कोई भी गिवन 3 नंबर है या 2 नंबर हैं, उन 2 नंबरों का सबसे बड़ा जो होगा वो अरिथमेटिक मीन होगा। ठीक है, फिर ज्योमेट्रिक मीन होगा, और सबसे जो छोटा होगा वो हार्मोनिक मीन होगा। अगर 3 नंबर दिए हैं और इन 3 नंबर का पूछा है कि कुछ अरिथमेटिक मीन है, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन है और तीसरा हार्मोनिक मीन है, इनमें से जो सबसे बड़ा होगा वो अरिथमेटिक मीन होगा, फिर ज्योमेट्रिक मीन होगा, फिर हार्मोनिक मीन होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन और ग्रेटर देन इक्वल का साइन करें। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आया है, तो नोट करेंगे कि जब फोर इंग्लिश में लिखना, फॉर ऑल 3 नंबर्स, अगर बोला है कि कोई भी 3 नंबर हैं और उसमें एक AM है और एक GM है और एक H क्या बोलते हैं उसे HM है, तब हम लगाएंगे। तब अगर हमें कोई इनइक्वलिटी बनानी है, कुछ बनाना है, तो तब हम लेंगे A इज़ ग्रेटर देन G इज़ ग्रेटर देन H। ठीक है, कब लेंगे, जब हमें कोई भी 3 नंबर बोल रखा हो, फॉर 3 नंबर, फॉर ऑल 3 नंबर्स। अगर हमें बोल रखे हैं फॉर ऑल सेम 3 नंबर्स, अगर जो वो तीनों नंबर हैं वो सेम है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, तो कोई भी अगर नंबर दे रखा हो, हमें ना पता है कि इक्वल है, सेम है, कुछ नहीं है, पता नहीं है, तब तो हम ए इज़ ग्रेटर देन जी, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच, ये वाला लगाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे बोल रखा है कि तीनों के नंबर सेम है, तो जो हमारा ए होगा वो जी के इक्वल होगा और वही हमारा एच के इक्वल होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर तीनों नंबर सेम है तो ए इक्वल टू जी इक्वल टू एच। और तीसरा जो है कि अगर तीनों के तीनों क्या हैं, फॉर ऑल डिफरेंट,
जब अगर जो तीनों नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं तब जो हमारा लगेगा वो लगेगा ए इज़ ग्रेटर देन जी इज़ ग्रेटर देन एच, तब हम इक्वल का नहीं लगाएंगे। अगर ये दोनों कोई प्रॉपर्टी दे रखी है कि तीनों सेम है तो तब तो तीनों ए एम जी एम एच एम तीनों सेम होंगे। तीनों डिफरेंट है तो ए इज़ ग्रेटर देन जी इज़ ग्रेटर देन एच है। और कोई भी रैंडम तीन दे रखे, ना ही हमें पता है कि सेम है ना ही पता है डिफरेंट है, तो तब हम कॉन्सेप्ट को इस अप्रोच से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, एक और कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिक मान सकते हैं आप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आते हैं तो ये ट्रिक आप नोट कर लेंगे। ट्रिक क्या है कि अगर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बोल रखा है इफ़, मतलब क्वेश्चन क्या है, अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि टी पी मतलब किसी श्रेणी का, किसी जीपी का, किसी एचपी का, किसी भी एजीपी का अगर पीवां पद, मतलब टी पी का मतलब जैसे टी एन का मतलब क्या होता है एंथवा टर्म, तो यहाँ पे टी का मतलब होता है पीथ टर्म। पीथ टर्म मतलब किसी श्रेणी का पीवां पद क्यू है, बोलते नहीं क्वेश्चन में और क्यूआं पद पी है। किसी क्वेश्चन में आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा, अगर आपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए हैं तो ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा कि इस श्रेणी का पीवां पद क्यू है और क्यूआं पद पी है, तो आरवां पद क्या है। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। अगर पीवां पद क्यू है और क्यूआं पद पी है तो आरवां पद निकालना है, तो जो पद हमें दे रखे हैं उनका सम कर देना है और जिसे हमें निकालना है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, बस और तो कुछ है नहीं, पी प्लस क्यू माइनस आर। अगर पीवां पद क्यू है, क्यूआं पद पी है और आरवां पद निकालना है तो देखिए जो पद दे रखे हैं उनका सम माइनस कर देंगे आर से। ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये यूज़ करेंगे हम कहाँ पे, जब क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन कराने के बाद हम करेंगे समाप्त इस वीडियो को। ठीक है, और उसके बाद हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और थोड़ा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे वो, और जो थोड़ा आ सकते हैं कि फ्यूचर में आए, उन क्वेश्चनों को कराएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हम करेंगे टाटा बाय गुड नाइट। इफ़ एपी का, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगी तो बच्चे घबराएंगे नहीं। नौवां पद, अब जिनको पद का मतलब तो इसे लिख देता हूँ मैं टर्म। अगर नाइन्थ वाला टर्म है, नौवां पद है, जीरो है, जो किसी श्रेणी का एपी पूछ रखा है तो एपी का नौवां पद दे भी रखा है एपी, तो नौवां पद जीरो है तथा नहीं तो 29वें और 19वें पद का अनुपात क्या होगा। पद का अनुपात, अनुपात का मतलब अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों के लिए रेशियो। 29th टर्म और 19th टर्म का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है 3:1, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन 3 है 4:3 और ऑप्शन डी है 3:2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में, 1 2 3। तो मैं को सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या गिवन है कि एपी का 9th टर्म, तो T9 को हम सीधे सीधे लिखते हैं a+8d। मैंने एपी वाला चैप्टर में बड़ा बोला था कि n-1 ना करके हम सीधे लिखेंगे a+ad, और ये दे रखा है हमें किसके बराबर, जीरो का। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है T29 अपॉन T19, क्योंकि रेशियो का मतलब डिवाइड भी होता है बच्चों। तो T29 अपॉन T19, T29 क्या होगा हमारा a+28d और T19 क्या होगा हमारा a+18d। ठीक है, होगा नहीं होगा बच्चों। अब इन दोनों का क्या चाहिए, हमें रेशियो चाहिए। हमें a+8d की वैल्यू पता है। अब 8+a+8d की अगर हमें वैल्यू पता है तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का 8d आ जाएगा। अगर यहाँ से a+8d इक्वल 0 है तो a की वैल्यू क्या आएगी, -8d। अब यहाँ पे रख देते हैं तो -8d + 28d अपॉन यहाँ पे भी -8d + 18d, और यहाँ पे 28 ये आ जाएगा 20d, यहाँ पे आ जाएगा ये 10d और d से d मर गया, 10 2 जा 20, तो 2/1। तो रेशियो क्या आ चुका है 2:1। तो जिसका भी 2:1 आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो यहीं पे करते हैं हम अपने लेक्चर को समाप्त। अपने टीचर को स्पेशल थैंक्स देने के बाद हम इस लेक्चर को करेंगे समाप्त। तो हमारे सभी जो अध्यापक हैं उन्हें सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और आई होप जो ये वीडियो है आप सभी को अच्छी लगी होगी। मुझे मेरे पढ़ाने का जो तरीका होगा आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो अपने दोस्तों को,
अपने रिश्तेदारों को और अपने सभी घर वालों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को। अधिक से अधिक लाइक करने पर जो मोटिवेशन है हमारा वो बढ़ेगा। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।